नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में अमृत मंथन हुआ और तीन बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जाति जनगणना पहला विषय था, दूसरा परिसीमन था या डिलिमिटेशन कहें, और तीसरा महिलाओं को 33% आरक्षण। इनमें से जनगणना और महिला आरक्षण पर आरएसएस चिंतन का पूरा फोकस रहा। आरएसएस का मानना है कि 2029 तक अगर 33% महिलाएं संसद में आ जाती हैं तो देश का इतिहास बदल जाएगा। वहीं जाति जनगणना पर आरएसएस का स्टैंड क्लियर कर देने से बीजेपी का धर्म संकट खत्म हो गया है, क्योंकि अब इस तक पार्टी इस मुद्दे पर न तो खुलकर विरोध कर पा रही थी, न ही समर्थन। क्रीमी लेयर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों को भरोसे में लेकर और उनकी सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। संघ की माने तो राहुल गांधी आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि आरएसएस हमेशा से ही इसका पक्षधर रहा है। सरकार के पास पहले से ही जातिगत आंकड़े मौजूद हैं, बस सरकार को आधिकारिक आंकड़े जारी करने होंगे, इसी का इंतजार है। जातिगत जनगणना के बाद आरएसएस के लोग हिंदुओं की सभी जातियों तक अपनी पहुंच आसानी से कर सकेंगे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि सामाजिक समरसता की जड़ें मजबूत करने के लिए सभी स्वयंसेवकों को निकलना होगा। लोगों तक मैसेज पहुंचाना होगा कि मंदिर, तालाब जैसी जगहों पर सभी जातियों का समान अधिकार है। इसके अलावा आरएसएस ने कुटुंब प्रबोधन यानी परिवार को सजग करके 30 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। आरएसएस ने 2013 में कुटुंब प्रबोधन अभियान शुरू किया था। इसी की मदद से आरएसएस ने श्री राम जन्मभूमि तक जाने के लिए 19 करोड़ हिंदू परिवारों को निमंत्रण दिया। आरएसएस मानता है कि परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना लाने से ही देश मजबूत होगा। व्यक्ति को सामाजिक इकाई मानना भ्रम है। असल में कुटुंब ही या परिवार ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई है। कुटुंब प्रबोधन के जरिए आरएसएस परिवारों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग कायम करने पर काम करता है। आरएसएस को सभी जातियों का प्रतिनिधि माना जाए, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके लिए आरएसएस समरसता मंच शुरू करेगा। 2029 तक आरएसएस इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करेगा। आपको बता दें कि 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चली इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के 300 पदाधिकारी शामिल थे। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। अब आरएसएस के 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। आरएसएस समय समय पर अपने काम की समीक्षा करता है, विस्तार की योजनाओं पर काम करता है। बैठक में बीजेपी और आरएसएस साथ काम करने पर अब सहमत हो गए हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल बिगड़ने का खामियाजा लोकसभा चुनाव में दिखा। बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान से बचने के लिए आरएसएस ने सरकार को समय समय पर सुझाव देने का फैसला लिया है। 2001 से ही बीजेपी की पॉलिसी रही है कि सरकार में आरएसएस नहीं चाहिए। सरकार पार्टी की होगी और संगठन पर आरएसएस का कंट्रोल रहेगा। इस बैठक में तय हुआ कि आने वाले समय में आरएसएस और सरकार मिलकर काम करेंगे। आरएसएस के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इसमें तेजी लाने की बात कही गई। बैठक के दौरान कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर का मुद्दा भी उठा, जिसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर संघ ने 5 सूत्री कार्यक्रम तय किया। महिलाओं को कानूनी तौर पर कैसे सुरक्षा दी जाए और लापरवाही खत्म की जाए, इस पर चर्चा हुई। राष्ट्र के अंदर समाज में कैसे महिलाओं के प्रति सम्मान और जागरूकता पैदा की जाए, इस पर भी चर्चा हुई। हर परिवार में सद्भावपूर्ण माहौल और संस्कार दिए जाएं और समाज ऐसे अपराधियों से मुक्त हो जाए, इसके लिए कुटुंब का बड़ा ध्यान रखना होगा। महिलाओं के मुद्दे और संवेदनशीलता के बारे में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से लेकर घर तक में शिक्षित करना बेहद अहम होगा। आत्मरक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज लेवल पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है।
इसके अलावा मीडिया से आने वाले आपत्तिजनक कंटेंट के बारे में सजग करना और रहना होगा, जिसने एक सांस्कृतिक तबाही पैदा की है। आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को खारिज कर दिया। संघ का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा फैसला सही नहीं होगा। सरकार को लोगों के प्रति लेकिन जवाबदेह होना ही पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण को लेकर क्या आरएसएस एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, आरएसएस विचारक, नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक, मुख्तार अहमद अंसारी, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हरिमोहन कौशिक जी आपसे, क्या आरएसएस वास्तव में राष्ट्र की सजग प्रहरी की भूमिका निभा रही है? सर, इसमें मुझे नहीं लगता कि सवाल किसी भी एंगल से पूछना भी चाहिए कि राष्ट्र की उस मामले में प्रहरी की भूमिका निभा रही है, क्योंकि भारत माता की जय से लेकर ग्राउंड लेवल पर काम करने तक, कन्वर्जन रोकने से लेकर जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण का काम आरएसएस कर रही है, भारत में किसी तरीके का कोई भी संगठन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि लोगों की तो अपनी खुद की नागरिकता के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं। और उसके बाद अगर आरएसएस से ये सवाल पूछा जाए कि क्या ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभा रहे हैं, तो साहब सवाल यही है, सवाल समाज को जोड़ने का काम, भारत को जोड़ने का काम, ये सारे काम आरएसएस कर रही है। जितने संगठन अनुषंगी संगठन है आरएसएस के, उन सबको अगर आप उठाकर देखेंगे तो सारे के सारे रूट लेवल काम कर रहे हैं, ना कि भारत को तोड़ने का काम। कभी कोई ट्रेन के वो मतलब एम्प्लॉइज को कह रहा होता है कि यहाँ तुम्हारी जाति है, कोई जाति के नाम पे कुछ कर रहा है, कोई जाति के नाम पे कुछ कर रहा है। कि आरएसएस ही तो है जो भारत और भारतीय के नाम पे काम कर रहा है। चलिए, हमारे साथ मुख्तार अहमद अंसारी हैं। मुख्तार अहमद अंसारी जी, क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस वास्तव में राष्ट्र के लिए निर्माण कार्य में लगा हुआ है या उसका कोई और उद्देश्य है? जो जिस संस्था से जुड़ा होता है वह अपनी बात अपने विचार के तहत रखता है। भाई राष्ट्र निर्माण में ये कब से लगे हैं ये भी तो इनको बताना पड़ेगा। ये तो आजादी के विरोधी रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी रहे हैं, और राष्ट्र निर्माण में जो अंसारी साहब आजादी के विरोधी तो बी.आर. अम्बेडकर साहब भी थे, तो उनके बारे में वो क्रिटिसाइज करो, क्योंकि आजादी के नाम पे जिस तरीके का शोर मचाते हैं, बी.आर. अम्बेडकर साहब जो हैं, इनके भारत जोड़ो आंदोलन के अंदर शामिल नहीं हुए थे। मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जब आप अपनी बात रखिए तो तथ्यों के साथ मैच करता हो, ऐसी बात रखिए जी। देखिए, मैं तथ्यों के साथ बात करने की बात कर रहा हूँ ना। इनका आरएसएस का जो गठन हुआ 1930-31 में नागपुर में हुआ। 2000 हम आपको फिर बता चुके हैं, 1925 में हो चुका था। अब आगे बताइए जी। 1925 में हो चुका था, उसके बाद ये देश आजाद हुआ या उससे पहले? अभी आपकी को जानकारी होगी कि आजाद पहले हुआ बाद में हुआ। फिलहाल मेरा ये उद्देश्य है कि जाति जनगणना को लेकर जो आरएसएस ने फैसला किया है और कहा है कि 2029 तक करवा ही देनी चाहिए, और जाति जनगणना तो जिले स्तर पे हर डीएम के पास इसके आंकड़े होते हैं। उन्होंने कहा बस इसको उजागर करना है, और ये एक तरीके से अपरोक्ष रूप से सबको मालूम होता है, तो अब छुपाने की जरूरत नहीं है इसे। आरएसएस तो कह रही है कि इसको उजागर कर दीजिए आप, इससे उन जातियों के बीच में काम करने में आसानी होगी जो अभी तक पिछड़े हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अंसारी साहब जी, हमारे कहने का सर जी ये मतलब है कि आज ये जो केरल में मीटिंग करके संघ के लोग ये बात का मशवरा दे रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से देश में भाजपा की सरकार है ना। अरे भाजपा की सरकार पूरे भारत ने चुनी है। सुनिए, तो पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो उन लोगों ने इस बात पर तो कभी बात नहीं किया। ये बात को अन्य विपक्ष की पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया तो तरह तरह की लोगों ने तर्कें दिया, और जाति जनगणना जिले स्तर पर नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होनी चाहिए। हरिमोहन कौशिक जी बात जरा सुनने दीजिए। इसी के साथ ही साथ सुनिए, इसी के साथ ही साथ जाति जनगणना तो होबे करे, उसके साथ ही साथ ये भी हो कि सरकारी ऑफिसों दफ्तरों में ग्राम पंचायत से लेके राष्ट्रपति सचिवालय तक उसकी भी जांच हो,
कि कौन कितने पदों पर कितने कौन कौन किस वर्ग के लोग हैं। अच्छा। ओबीसी, एसटी, एसटी सामान्य, ये साथ के साथ दोनों रिपोर्ट आनी तो चाहिए। आरक्षण के बाद और क्या चाह रहे हैं आप अंसारी साहब, खुल के बोलिए ना। नहीं चाह रहे हैं, आरक्षण के साथ साथ आरक्षण जो जाति जनगणना हो, इसके साथ पहले ये आंकड़ा देश के सामने आ जाए। अरे आगे आज मान लीजिए तो और क्या चाह रहे हैं, खुल के बोलिए ना, दिल खोल के बोलिए आप। सुनिए, देश के लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो जाति जनगणना की बात हो रही है, ये तो होगा ही। ये मशवरा दें तो भी, नहीं दें तो भी, ये मौलिक अधिकार है। अरे भाई अंसारी साहब, ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी गया मौलाना से पूछने कि इस्लाम क्या है, तो उन्होंने कहा अल्लाह एक है। कब इसके आगे तो क्या नहीं, अल्लाह एक है। अब भाई इसके आगे बताइए ना, जात जनगणना हो गई, अब आपके नजरिए में गरीब, आपका गरीबों को आप लाभ देना चाहते हैं या जात के हिसाब से गरीबों को छाटेंगे? हमारा कहना है जाति जनगणना पहले होकर एक आंकड़ा आ जाए। जाति जनगणना होती रहती है, अपने रिपोर्ट में हमने साफ कर दिया कि डीएम के लेवल पे हर जिले में जातिवार आंकड़े होते हैं मौजूद, उसको बस जगजाहिर नहीं किया जाता है। ये नाजिया इलाही खान, आरएसएस ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 तक देना ही होगा और महिलाएं ही देश को आगे ले जा सकती हैं। इसे आप कितना बड़ा कदम मानती हैं? शुक्ला जी, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय चाहूंगी ताकि मैं सभी का जवाब दे सकूं और सारे मुद्दों को मैं सही से समझा सकूं। सबसे पहले तो मैं अंसारी साहब को ये बताऊंगी कि कभी भी टीवी चैनल पर बैठे तो अपना होमवर्क करके बैठे और कुछ किताबें पढ़ा करें, क्योंकि नेहरू साहब जब इस देश का झंडा पहली बार फहरा नहीं पा रहे थे, होस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो एक छोटा सा आरएसएस का ही कार्यकर्ता था जिसने वो झंडा फहराने में नेहरू जी की मदद की थी और नेहरू जी ने उसका पीठ भी थपथपाया था, लेकिन नेहरू जी ने कभी उसको बुला करके अप्रिशिएट नहीं किया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसकी 42 शाखाएं हैं और वो 42 शाखाएं सिर्फ अनुसांगिक संगठन है। जी 52 अनुसांगिक संगठन है। हाँ, और उस संगठन का काम है सोशल वेलफेयर का, इस देश की उन्नति का। आरएसएस के जितने भी लोग होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, वो इस देश की उन्नति और इस देश की हिफाजत के लिए काम करते हैं। और जब भी गाहे बगाहे कोई नेशनल इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट या कुछ भी इस देश में होता है तो सबसे सर्वप्रथम आरएसएस के लोगों को देखा जाता है। अब अंसारी साहब जो बात कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि देवबंद से गजवाए हिंद का नारा लग जाता है, मौलाना तौकीर जो है वो बुला लेता है रोड पर और सरकार को आंख दिखाता है कि हमको कमजोर मत समझिएगा। भैया नहीं समझते हैं, अब लश्कर तैयबा को कौन कमजोर समझेगा। अब आती है बात कि सितंबर 2015 में भी पंचजनिया के एक रिपोर्टर को मोहन भगवत जी ने साफ कहा था कि रिव्यू रिजर्वेशन सिस्टम जरूरी है। उसके बाद फिर 23 सितंबर 2023 को भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चीफ मोहन भागवत जी ने सपोर्ट किया था कि रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी को बिल्कुल अच्छे से खूबसूरती तरीके से दिया जाए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और मैं भी चाहती हूँ कि ये कास्ट सेंसस हो जाए ताकि हमारी जो एससी, एसटी महिलाएं हैं, जो ओबीसी महिलाएं हैं, जिनका लिटरेसी रेट जो है वो 2001 में 59.2% था और 2011 में 68.2% आ गया है। तो शिक्षित महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। और क्योंकि हम सबको याद है कि 2023 में किस हिसाब से एक स्पेशल सभा बुला करके मोदी जी ने इस बिल को पास किया था और राजीव गांधी ने जिस बिल को रद्दी खाते में फेंक दिया था, मोदी जी ने उसको साफ सुथरा करके पास करवाया और 33% रिजर्वेशन बिल वुमेन का हम सबके सामने आया। अब बात यहाँ पर यह भी आती है जो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, तो मेरा पूछना है कि कास्ट सेंसस सिर्फ हिंदुओं का क्यों होगा, मुसलमानों का क्यों नहीं होगा? हमारा भी तो 72 फिरका और 58 कास्ट है, तो हम भी तो चाहते हैं ना। हमारे में अंसारी कितने हैं, हमारे में जुलाहे कितने हैं, हमारे में कसाई कितने हैं, हमारे में शेख कितने हैं, हमारे में पठान कितने हैं, खान कितने हैं, सैयद कितने हैं, शेख सिद्दीकी कितने हैं, सब्जी फरोश कितने हैं, मलिक। लेकिन नाजिया, पहला सवाल तो यही है ना कि गरीबों को खोजना है भारत में, आर्थिक रूप से पिछड़ों को खोजना है भारत में, या जात के हिसाब से खोजे जाएंगे गरीब? अब देखिए
कभी तो इंदिरा गांधी जी का नारा हुआ करता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी का नारा हुआ करता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे। और राहुल गांधी जी बोल दिए जात पे और पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात राहुल गांधी की लात पे और मोहर फिर भी लगेगी हाथ पे। तो उन्होंने तो ये स्लोगन चला ही दिया है। मुख्तार अहमद अंसारी जी, जी 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 जी, नाजिया जी ने अपनी बात रख दी, आप इत्तेफाक रखते हैं? हम उनके बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये अपने आप को मुसलमान कह सकती हैं, मगर ओरिजिनलिटी इनके मुंह से झलक नहीं रहा। अरे अगर आप ओरिजिनल मुसलमान खोजेंगे अंसारी साहब, तो आप भी अंसारी नहीं रह पाएंगे। भाई बात सुनिए ना, बात सुनिए ना, बात सुनिए ना। जिनको ये नहीं, बात सुनिए, जिनको ये नहीं पता है कि अंसारी या जुल्हा में क्या फर्क है, वो क्या बात करेंगी? उनको मालूम है, लेकिन सवाल ये है, वो पूछ रही, सुनिए आप मेरी बात, अंसारी साहब मेरी बात सुनिए, वो ये पूछ रही है कि क्या जाति जनगणना करवाएंगे आप मुसलमानों की? अरे भैया आप बोल रहे, हमें बोलने देंगे कि आप ही बोलेंगे? जी बोलिए। हमारा कहना है जाति जनगणना हो, जो बात वो कह रही है उस बात के कोई बुराई नहीं है। आई मुसलमान जो लगाई है ना, मुसलमान इस्लाम और यहाँ देश का संविधान की बात हो रही है ना। यहाँ मुसलमान अपने आप को मुसलमान नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा अंसारी? तो अरे भैया कौन मना कर रहा? मुसलमान बोलने के लिए मना कर रहा? मुसलमान बोलने के भाई के जो आरएसएस की गाथा गा रही हैं वो आप गाइए। हमें आपके गाथा से, सुनिए, आपके विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि आप मुसलमान होंगे। ना कोई डेटा है, ना कोई परसेंट है तुम्हारे पास। सुनिए करके तुम नहीं बैठे हो। अंसारी जी, इतना डेटा है, अंसारी जी, दिक्कत क्या है, आप लोग बात करते हैं कि खुद मुख्तारी की, बात करते हैं लोकतंत्र की, लेकिन उस लोकतंत्र में आप अपनी महिलाओं का ही 50% मुसलमानों का ही हक मार लेते हैं। उसके बाद उनकी कोई आवाज उठाती है महिला तो आप लोग चिढ़ते हैं, और अपने विचारधारा से जरा भी अलग होने पे आपकी नाराजगी बढ़ती जाती है। बात सुनिए, अगर महिलाओं की बात महिला करती है बहुत अच्छा लगता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मगर आप जो बात नहीं कह पा रही हैं और दूसरे के कह रही हैं कि किताब पढ़ के आइए, नॉलेज नहीं है, आप कितना? अरे भाई आप गलत तथ्य पेश कर दिया, इसलिए उन्होंने बोल दिया, बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, अंसारी साहब नहीं, अगर आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं और नाजिया जी बोल रही हैं तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। हमारे ऊपर कि पढ़ के आया करे, वो हमें सिखाएंगी? अरे भाई सिखाएंगी क्यों नहीं? नेशनल डिबेट में आप बैठे हुए, अगर मान लीजिए गलत बोल दिया तो क्या बोल रहा है? सुनिए, हरिमोहन कौशिक जी साहब सुन लीजिए, हरिमोहन कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरिमोहन कौशिक जी की आवाज लाउड करिए। हरिमोहन कौशिक जी। सर एक्चुअली क्या है, एक तो हमारे जो अंसारी जी हैं, ये जिस तरीके से गलत फैक्ट्स बोल रहे हैं, तो पढ़ के तो इनको आना चाहिए। नाजिया जी जिस तरीके से इनको समझा रही है, इनको समझ में आना नहीं है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि महिलाओं की बात महिला। सर एक बात है, ये क्या बकवास है इनकी कि महिलाओं की बात महिला उठाए तो ज्यादा अच्छा है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और कीचड़ उछालने के ऊपर 2 मिनट में उतर जाते हैं। सर यहाँ पर इनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग सुनना नहीं चाहते। और जो भी, और सबसे बड़ी बात सर, ये जिस इस्लामिक कंट्री के अंदर जाके चले जाएंगे, वहां पर जिस तरीके से एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होते हैं, शिया सुन्नी की, बरेलवी देवबंदी की, वो दुनिया के अंदर कहीं एग्जाम्पल आप हिंदुओं का देख सकते हैं क्या? ये लोग हिंदुस्तान के अंदर ही जाति की बात कर रहे होते हैं। अपने तो फिरके गिनवा के दिखा दें, 87 फिरके, तब पता लग जाएगी। सर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग, और ये अमन परस्ती वगैरह कुछ नहीं होती इनके साथ। ये सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे चिपके चाहते हैं। चलिए ठीक है, अंसारी साहब की भी बात अब ले लेते हैं आपकी बात। शरिया की बात शुरू कर देते हैं। अंसारी जी, हाँ बोलने तो दें। अंसारी जी अब आप ही बोलेंगे 1 मिनट तक लगातार, बस मेरा सवाल सुन लीजिए आप। हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब देश की बात होती है तो आप जैसे लोग लगता है कि आरएसएस के खिलाफ केवल दुश्मनी ही निकालना चाहते हैं। अगर कोई अच्छी बात होती है स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? महिलाओं को हक मिल जाए क्या दिक्कत है? जाति जनगणना आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तैयार ही हैं, कर देना चाहिए। बात तो पूरा होने दें जी, बात ही नहीं पूरा होने देते। जो मोहतरमा बोल रही है उनको मेरा दिल दुखाने कोई मकसद नहीं है। मैं सवाल के जवाब कर रहा हूँ, उस बात पे आना ही नहीं दे रहे, बात कर जा रहा। बात तो करने दीजिए। अगर एक औरत होगी तो औरत की बात कर रही, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में पहला मजहब इस्लाम है जो औरतों को सबसे ज्यादा मर्तबा दिया, समझ रहे हैं? चलिए अब इसी बात पर रुक जाइए। नाजिया जी, नाजिया जी, क्या ये जो कह रहे हो सच्चाई है? आप इनको आईना दिखाइए। इतनी
इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये अंसारी साहब बैठ करके कि इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इस देश में हजारों लाखों महिलाओं का तलाक हुआ है और शाहबानो सायरा बानो एक जिंदा मिसाल है। इस देश में बेटियों का मस्यार हुआ है, इस देश में बेटियों का हलाला हुआ है, इस देश में बेटियों का निकाह मुफ्ता हुआ है, इस देश में बेटियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया है, इस देश में बेटियों को शिक्षित नहीं रखा गया, मुसलमान बेटियों को। आप नहीं बोलने का हकदार है, आपको तमीज़े नहीं बात करने का। अरे अंसारी साहब वो एकदम जेन्युइन बात कह रही हैं, आप पता नहीं क्यों आपको मिर्ची लग रही है। हलाला क्या इस हिंदुस्तान का एक तथ्य नहीं है? नहीं, तलाक है कि नहीं है? तीन तलाक करके आप लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सड़क पे ला देते हैं और आप कह रहे हैं कि गलत बोल रही हैं। गलत आप बोल रहे हैं अंसारी साहब, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई महिला एक दर्द बयां कर रही है उसको स्वीकार करिए। नाजिया जी बोलिए। आज तक इन मुसलमान पुरुषों ने, क्लेरिक ने, मौलाना ने कभी भी इस देश के मुसलमान बेटी और बेटों को शिक्षक होने नहीं बोला। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट उठा करके देखिए, आज 2024 में भी हम दलित से पीछे हैं, हम दलित से पीछे हैं आज भी। ये लोग यहाँ पर बैठ करके सिर्फ अपना मलाई खाता है, किसी न किसी नेता का तलवा चाटता है और मलाई खाता है। और बेचारे पसमानदा इस्लाम की बात कर रही हैं तो इस्लाम की बात सुनिए भी। रह रहे हैं इस्लाम की बात अगर कर रही हैं तो इस्लाम की बात सुनना होगा आपको सुनना भी पड़ेगा। हरिमोहन मैं दावा करता हूँ मौलाना साहब है ना, मतलब अंसारी जी जो है, नाजिया दीदी से कुरान के ऊपर 4 बातें कर लेंगे। कुरान के नाम पे, कुरान पर नाजिया दीदी अंसारी जी की धज्जियां उड़ा देंगी। अभी 4 सुना के देखिए, पता लग जाएगा। मतलब ये बहुत दूर होकर बैठिए, नाजिया जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए, अगर इस्लाम की बात करेगा, अंसारी साहब, अगर आप नाजिया जी की आवाज दबाना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए अपनी कौम के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी कौम की बेटियों के साथ, अपनी कौम की बहनों के साथ धोखा कर रहे हैं। वो इंसाफ पसंद महिला अकेले खड़ी हैं और चाह रही हैं सबको न्याय मिले। उनका सम्मान करना चाहिए और उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जो देश के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी निजी हितों का बलिदान कर रहे हैं। अंसारी साहब, आपको यह मान लेना चाहिए कि अगर मुसलमान पिछड़ा है, दलित है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसके उत्थान की बात होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति देखकर होनी चाहिए। इस चर्चा में आप तीनों लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए APN न्यूज के साथ।